सहर्ष स्वीकारा है। तो हम लोग इसका पहला पैराग्राफ देखेंगे कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इतना हम लोग देखेंगे। तो पहले दो लाइनें कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, ध्यान रखना, एक बार लिखा है जो कुछ है, दूसरी बार लिखा जो भी है। तो यहाँ इस बात पे बल दिया गया है कि चाहे जीवन में जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है या बुरा है, चाहे कोई अच्छी उपलब्धि है, चाहे कोई निराशा वाली बात है, जो भी है वो हमने सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसीलिए लिखा जो कुछ है और जो भी है, अच्छा या बुरा जैसा भी है, अच्छी बात या बुरी बात, अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव, कुछ भी, उसको हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। क्यों स्वीकार कर लिया है? कह रहे हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी ये अच्छा या बुरा जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें यानी वो प्रेमिका या पत्नी जिसको पूरी कविता संबोधित है, तो तुम्हें यह प्यारा है, यानी मेरी अच्छाई बुराई, सफलता असफलता, उचित अनुचित जो भी हमारे जीवन में वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए हमने उसको सहर्ष स्वीकारा है। ये पहली 4 लाइनों का मतलब है। अब क्या क्या जीवन में है जिसको कवि कह रहा है कि हमने सहर्ष स्वीकारा है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बता रहे हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना होगा, पूछा जाता है। सबसे पहला कि गर्बीली गरीबी है। गर्बीली गरीबी यानी ऐसी गरीबी जिस पर हमें गर्व हो, जिस पर हम गर्व करें। गर्बीली यानी जिस पर हम गर्व करें। तो गरीबी पर गर्व करने से मतलब क्या है? गरीबी पर गर्व करने से मतलब गरीबी की स्थिति में भी हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। गरीबी को स्वीकारने से मतलब है कि हम गरीबी के आगे हार नहीं मानेंगे। हमें अपने गरीबी वाली स्थिति पर गर्व होगा, और गर्व होगा जब तब हम उस गरीबी से निकलने का कोई उपाय सोच सकेंगे। अन्यथा गरीबी पर अगर हम हाय हाय करेंगे, दुखड़ा रोएंगे, तो उस गरीबी से निकल नहीं पाएंगे। हमें गरीबी को अपने जीवन में बनाए नहीं रखना है, हमें उस आई हुई गरीबी का सामना करना है और उससे आगे बढ़ना है। इसीलिए गरीबी को गर्बीली कहा है, यानी उस गरीबी पर हमें गर्व है, यानी उस गरीबी को हमने खुशी खुशी स्वीकार किया है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें। ये है गर्बीली गरीबी। फिर है ये गंभीर अनुभव, यानी जीवन में जो भी अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं, अच्छे या बुरे अनुभव, वे स्वीकार हैं। यह विचार वैभव सब, ये हमारे अंदर जो विचारों की वैभव मतलब संपन्नता, अधिकता। तो जो विचारों की अधिकता है, क्योंकि कवि एक रचनाकार है, एक कवि है, और रचनाकारों के मन में विचारों की अधिकता होती ही है। तो उसी की बात को कह रहे हैं कि ये जो विचारों की अधिकता है। दृढ़ता, हमारे अंदर जो दृढ़ता का भाव है सबके अंदर होना चाहिए। हम अपनी बातों पर दृढ़ रहें, जो भी हम कदम उठा रहे हैं, जो भी हम विचार रख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। तो कवि का एक गुण, कवि के अंदर दृढ़ता भी होगा, उसको भी स्वीकार है। भीतर की सरिता, भीतर की सरिता यानी नदी होता है, और नदी का गुण होता है बहाव, बहना। क्यों? क्योंकि उसमें पानी निरंतर आता रहता है, इसलिए नदी बहती रहती है। यहाँ भीतर की सरिता वही
विचारों की सरिता, यानी कवि के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हीं विचारों को कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कवि या रचना का कोई भी रचनाकार हो तो उसी विचारों को एक नदी के रूप में मान लिया। जैसे नदी हमेशा, नदी में पानी प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, वैसे कवियों रचनाकारों के अंदर भावों का प्रवाह, भावों का बहाव होता रहता है। वो अपने विचारों को प्रवाहित करते रहते हैं। प्रवाहित करना मतलब प्रकट करते रहते हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। तो यह है भीतर की सरिता, यानी विचारों का प्रवाह। यह अभिनव सब, ये सब नया, जो कुछ भी नया है सब नया है, वो मौलिक है। मौलिक है, 2 बार कहा है। मौलिक यानी जो हमारी अपनी खोज हो, ओरिजिनल जिसको कह सकते हैं, हमारी अपनी खोज को मौलिक कहेंगे, यानी हमारी जो अपनी विशेषता वो मौलिक है। तो ये जो भी विशेषताएं हैं, चाहे गरीबी पर गर्व करना, गंभीर अनुभव या विचारों की अधिकता, दृढ़ता, भीतर की सरिता, ये सब कहने कि हमारे मौलिक गुण है, नैसर्गिक गुण है। इसलिए कि पल पल में, यानी हर क्षण जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी सार्थक है, अपलक है, अपलक यानी जो लगातार चल रहा है, लगातार बदलाव जो हो रहे हैं, वो सब तुम्हारी संवेदना है। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में जागृत अवस्था में है, जो कुछ भी हमारे जीवन में सार्थक है, जो कुछ भी अपलक यानी लगातार चल रहा है, पलक का उल्टा अपलक, पलक झपकता है, अगर हम पलक नहीं झपकाएंगे तो उसको कहेंगे अपलक। तो यानी जो भी जीवन में, कवि के जीवन में जो कुछ भी लगातार चल रहा है उसको अपलक कह रहा है। और इन सबको वो कह रहा है कि तुम्हारी संवेदना है। तुम्हारी कौन? वही प्रिय या पत्नी, वो तुम्हारी संवेदना है। तुम्हारी संवेदनाओं का ही असर है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सार्थक है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसको हम सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारते हैं। तो ये कुछ बात पहले पैराग्राफ में लेखक कवि कह रहा है। अब अगर हम इसी में दूसरे पैराग्राफ को देखें, कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको हम देखेंगे। वो अपनी दिवंगत पत्नी या प्रेमिका से अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उस संबंध को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उस संबंध को वो कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता, क्या नाता है, ये हम जान नहीं पा रहे हैं। जान नहीं पाने से मतलब ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं पा रहा है, बल्कि वो रिश्ते की गहराई, रिश्ते की ऊंचाई इतनी अधिक है कि उसको कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं दे सकते। तो रिश्ते या नाते को न जान पाने से मतलब उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग, कोई समझाता है, कोई कहता है कि भाई हमारे वो इतने अच्छे मित्र हैं, इतने अच्छे मित्र हैं कि अब क्या कहें। अब क्या कहें मतलब हम उस मित्रता की गहराई को नहीं समझा सकते, इतनी ज़्यादा है। वही बात यहाँ पर भी है कि ये जो उस पत्नी या प्रेमिका से जो कवि का रिश्ता है, उस रिश्ते की गहराई इतना अधिक है कि उसे बयान नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए लिख रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रहता है। करें जितना भी उड़ेलता हो भर भर फिर आता है। यानी उस रिश्ते नाते को व्यक्त करने के लिए जितना मैं भावों को व्यक्त करता हूँ, जितना विचारों को रखता हूँ, वो फिर हमारे अंदर भरते चले जाते हैं। जितना भी हम विचार बाहर प्रवाहित करते हैं, जो ऊपर सरिता वाली बात आई थी, जितना भी हम अपने विचारों को रखते हैं, जितना भी भाव प्रकट करते हैं, वो हमारे अंदर फिर से बनता चला जाता है। यानी विचारों की अधिकता है हमारे अंदर, विचार खत्म नहीं होते। इसलिए लिखता है क्या दिल में झरना है, क्योंकि झरने की विशेषता क्या होती है, हमेशा प्रवाह बहता रहता है। पानी कितना भी बहता रहता है लेकिन पानी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से सोता शब्द आया है। सोता से मतलब यहाँ स्रोत से है, जल स्रोत।
जल स्रोत की विशेषता हम जानते हैं कि वहाँ पानी निकलता रहता है और कभी वो स्रोत सूखता नहीं है। तो अपने मन को कभी झरने और स्रोत से तुलना कर रहा है, क्योंकि झरना और स्रोत दोनों की ये विशेषता होती है कि उसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। उसी प्रकार से कवि का मन है कि वो कितना भी अपने विचारों भावों को व्यक्त करता चला जा रहा है, वो विचार और भाव कभी खत्म नहीं होते। किसके प्रति विचार भाव? अपनी पत्नी या प्रेमिका के प्रति, जो अब दिवंगत हो चुकी है। आगे लिख रहे हैं कि भीतर वह ऊपर तुम। भीतर वह, भीतर कौन? तुम्हारी याद, क्योंकि वो मर चुकी हैं, इनके जीवन में है नहीं, संसार में है नहीं, लेकिन उस पत्नी या प्रेमिका की यादें इनके अंदर बसी हुई हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भीतर वह यानी तुम्हारी याद, और ऊपर तुम, क्योंकि वो मर चुकी है। तो कहाँ हम लोग मानते हैं, कहाँ मर के आदमी जाता है? स्वर्ग चला जाता है। और स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है। तो इसलिए ऊपर मतलब तुम ऊपर हो, तुम स्वर्गवासी नहीं हो चुकी हो। तो अंदर तुम्हारा, भीतर तुम्हारी याद है और ऊपर स्वर्ग में आसमान में तुम हो। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब यहाँ एक रूपक का माध्यम सहारा लिया कि कह रहे हैं कि जैसे रात भर धरती पर चाँद चमकता है। ये मुस्काता चाँद से मतलब जैसे चाँद चमकता है, रात भर धरती पर चमकता है और धरती को प्रकाशित किए रहता है, अपने प्रकाश में धरती को नहलाए रहता है। उसी तरीके से तुम्हारी यादें, लिखा है कि मुझ पर त्यों, उसी तरीके से तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा, हमारे ऊपर तुम्हारा चेहरा खिलता है। हमारे ऊपर तुम्हारा चेहरा खिलता से मतलब तुम्हारी यादें हमारे पूरे शरीर को आच्छादित किए हुए हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें पूरे पृथ्वी को अपने रोशनी में नहलाए रहती हैं, उसी तरीके से तुम्हारी यादें पूरे हमारे शरीर को नहलाए हुए हैं। तुम्हारी यादों से हमारा पूरा शरीर नहाया हुआ है। तो एक जैसे चमक में आच्छादित है, चमक से आच्छादित है। यानी कहने का मतलब उसका ये है कि कवि अपनी पत्नी या प्रेमिका की यादों से हमेशा घिरा हुआ है। जैसे चांदनी रात में पूरी धरती चांदनी से, यानी चाँद के उजाले से पूरी तरह से घिरी रहती है, उसी तरीके से कवि अपनी पत्नी की या प्रेमिका की यादों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। ये कहना चाहता है कि तुम्हारा चेहरा हमारे ऊपर खिलना, यानी तुम्हारी यादें हमारे ऊपर, तुम्हारी यादों से हम घिरे हैं, तुम्हारी यादों की चमक हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई है। ये समझाने का प्रयास कर रहा है। यानी इस दूसरे पैराग्राफ में कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कवि कि हम तुम्हारी यादों से पूरी तरह से घिरे हैं। उन यादों को से उठने वाले भावों को हम कितना भी व्यक्त करते हैं, वो भाव कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये दरअसल उस प्रेम की गहराई को व्यक्त कर रहा है, जिसको वो कोई नाम नहीं दे सकता। नाम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अधिकता है प्रेम की, उसकी गहराई ज़्यादा है, इसलिए नाम नहीं दे सकता। उसको कितना भी व्यक्त करता है, ख़त्म नहीं होता। तो ये प्रेम की गहराई को व्यक्त करता है, यादों में हमेशा डूबा हुआ है, इसको व्यक्त कर रहा है। फिर आगे बताते हैं।